टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रमुख कलाकार। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। आज हम भारत के उन 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से मान्यता मिली हुई है। हम देखेंगे कि ये नृत्य किन राज्यों से जुड़े हैं, इनकी पहचान क्या है, जैसे ये लास्य और तांडव क्या होता है, और कौन कौन से कलाकार हैं जो इन शैलियों के लिए जाने जाते हैं। कुछ रोचक पहलू भी सामने आएंगे। चलिए इस विषय को समझते हैं। तो भारत में संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है और लगभग हर नृत्य में 2 मूल भाव दिखते हैं। एक है लास्य, जो कोमलता, श्रृंगार और मतलब स्त्री सुलभ भावनाओं जैसे पार्वती जी से जुड़ा है, और दूसरा है तांडव, जो शक्ति, वीर रस और पुरुषोचित ऊर्जा जैसे शिव जी से उसको दर्शाता है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही भाव जो है वो नृत्य की आत्मा है। मतलब कहानी कहने का तरीका, भावनाओं को व्यक्त करने का आधार यही बनते हैं, चाहे वो कोमल हो या शक्तिशाली। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। इसका उद्गम तमिलनाडु से माना जाता है। इससे जुड़े कुछ जाने माने चेहरे हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति तो कई नृत्यों में है। हाँ बिल्कुल। और एक विशेष नाम नर्तकी नटराज जी। सोनल मानसिंह भी इस शैली से जुड़ी हैं। हाँ, और भरतनाट्यम की खासियत है उसकी सटीक ज्यामितीय मुद्राएं, मतलब एकदम परफेक्ट पोजीशंस, तेज लेकिन बहुत नियंत्रित गति होती है, और गहरी अभिनय क्षमता, जिसे अभिनय कहते हैं, चेहरे और शरीर के हाव भाव से कहानी कहना। इसमें संतुलन और स्पष्ट रेखाओं पर बहुत जोर रहता है। अच्छा, अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कलाकारों की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी जैसे नाम प्रमुख हैं। और यहाँ भी देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई का नाम आता है। जी हाँ, ये कमाल की बात है कि यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई जैसे कलाकार एक से ज्यादा शैलियों में माहिर हैं। ये उनकी प्रतिभा दिखाता है। कुचिपुड़ी की एक खास बात बताऊं, इसमें नाट्य तत्व मतलब ड्रामा बहुत मजबूत होता है। अच्छा। हाँ, कई बार तो इसमें संवाद भी शामिल होते हैं, सिर्फ नृत्य नहीं होता। अच्छा, दिलचस्प है ये तो। अब केरल की बात करें तो यहाँ से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। पहला मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, हाँ। इससे जुड़े कलाकार हैं कनक रेले, सुनंदा नायर, कल्याणी कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा। ये अपनी लहराती हुई कोमल गतियों के लिए प्रसिद्ध है ना। बिल्कुल, और इसका नाम ही मोहिनी भगवान विष्णु के स्त्री अवतार से प्रेरित है। तो जाहिर है ये नृत्य की सुंदरता, आकर्षण और कोमलता को दर्शाता है। इसमें लास्य भाव की प्रधानता होती है। ओके। और केरल का दूसरा प्रमुख नृत्य है कथकली। कथकली, हाँ, ये काफी नाटकीय होता है। अक्सर पुरुष कलाकार इसे करते हैं ना। ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, हाँ। और इसमें वो विस्तृत वेशभूषा और चेहरे पर अलग अलग रंगों का मेकअप होता है। जी, जो चरित्र को दिखाता है। हरा रंग अच्छे चरित्र के लिए, लाल थोड़ा गुस्से वाले या बुरे चरित्र के लिए, ऐसा। अच्छा, प्रमुख कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई, कुंजू कुरुप, गोपीनाथ। जी। कथकली अपनी दमदार प्रस्तुति और पौराणिक कहानियों, खासकर महाभारत और रामायण के प्रसंगों के नाटकीय चित्रण के लिए जाना जाता है। इसमें तांडव का प्रभाव बिल्कुल साफ दिखता है। चेहरे के भाव और हाथों की मुद्राएं, जिन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं, वो पूरी कहानी कह देती हैं। कमाल है। अब उत्तर भारत की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से आता है कथक। कथक, हाँ, इसमें तो बहुत बड़े नाम हैं। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। जी, ये तो लखनऊ घराने के स्तंभ रहे हैं। साथ ही सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदिनी लाखिया भी प्रमुख हैं। बिल्कुल। और कथक शब्द ही कथा से बना है, मतलब कहानी सुनाना। तो ये नृत्य अपनी तेज फुटवर्क, पैरों की जो जटिल हरकतें होती हैं, वो चक्कर, हाँ, वो चक्कर यानी तेज घुमाव और कहानी कहने की कला के लिए मशहूर है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रभाव दिखता है। हाँ, खासकर लखनऊ घराने में। सही। अच्छा, पूर्वोत्तर चलें तो मणिपुर से है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी, गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहनें, नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ये प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। हाँ, झावेरी सिस्टर्स बहुत प्रसिद्ध है। बिंबावती देवी का नाम भी महत्वपूर्ण है। यह नृत्य बहुत शांत और भक्तिमय प्रकृति का होता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। मणिपुरी नृत्य अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों पर आधारित होता है, खासकर रासलीला।
इसमें शरीर की गतियां बहुत कोमल और लहरदार होती हैं, मतलब लास्य भाव प्रमुख होता है। और एक खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर पैरों में घुंघरू नहीं पहने जाते या बहुत हल्के होते हैं, आवाज पर जोर नहीं होता। अच्छा, और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया, जी। जतिन गोस्वामी और गुरु घनकंता बोरा इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्भव 15वीं शताब्दी में असम के मठों यानी सत्रों से हुआ। हाँ, जिन्हें वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने स्थापित किया था। सही। और सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपेक्षाकृत हाल ही में, मतलब साल 2000 में दिया गया। ओह अच्छा, ये हालिया है। जी, बाकियों की तुलना में इसकी जड़ें भक्ति आंदोलन से जुड़ी हैं और ये अक्सर पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है। और सूची में आखिरी है उड़ीसा का ओडिसी नृत्य। ओडिसी। यहाँ कलाकारों में संजुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, जिनका नाम भरतनाट्यम में भी आया था। हाँ, सोनल मानसिंह फिर से। और माधवी मुदगल प्रमुख हैं। यहाँ भी कलाकारों के नाम के अंत में महापात्र या मोहंती जैसा पैटर्न कभी-कभी दिखता है। केलुचरण महापात्रो एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, केलुचरण महापात्र तो ओडिसी के पुनरुद्धार में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और सोनल मानसिंह की बहुमुखी प्रतिभा यहाँ फिर दिखती है। ओडिसी अपनी त्रिभंगी मुद्रा के लिए खास तौर पर जानी जाती है। त्रिभंगी वो क्या होता है? मतलब शरीर 3 हिस्सों में सिर, धड़ और कूल्हे एक खास एस आकार में मुड़ता है, जो मंदिरों की मूर्तियों की याद दिलाता है। अच्छा। इसमें लास्य और तांडव दोनों का बहुत सुंदर समावेश होता है। तो ये थी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त जानकारी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और ओडिसी। हमने उनके उद्गम राज्यों, कुछ प्रमुख कलाकारों और लास्य तांडव जैसे मूल तत्वों को समझा। ये नृत्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और गहराई को कितनी खूबसूरती से दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल। परीक्षा के लिए राज्यों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल से 2 हैं मोहिनीअट्टम और कथकली, उत्तर प्रदेश कथक, मणिपुर मणिपुरी, असम सत्रिया और ओडिशा ओडिसी। इतनी विविधता देखना वाकई अद्भुत है। हाँ, और सोचने वाली बात ये भी है कि ये प्राचीन कला रूप, जिनकी जड़ें शायद नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों तक जाती हैं, आज भी कैसे जीवित है और लगातार विकसित हो रहे हैं। आज के कलाकार परंपरा को बनाए रखते हुए उसमें नवीनता कैसे लाते होंगे, ये एक दिलचस्प पहलू है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी में जरूर बताएं। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहार। नमस्कार, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के, मतलब एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिहाज से काफी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी एक झलक देखेंगे, कुछ खास राज्य और उनके जो उत्सव हैं उनके जरिए। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये त्योहार सिर्फ आप कहें उत्सव नहीं है जी। ये तो उस जगह की परंपरा, इतिहास और जो सामाजिक ताना बाना है उसका एक तरह से आईना है। सही कहा। तो इनको जानना मतलब भारत को और बेहतर समझना। जी। खासकर परीक्षाओं में जो संस्कृति वाले सवाल आते हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो फिर आंध्र प्रदेश से ही शुरू करते हैं। हाँ करते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए उगादी है, जो तेलुगु नववर्ष है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उगादी। हाँ, और फिर देवी माँ के लिए दुर्गम्मा और यल्लमा जतारा जैसे त्योहार हैं। विशाखा उत्सव भी मनाया जाता है वहाँ। ओके। और अगर हम थोड़ा पूर्वोत्तर की तरफ जाएं, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में तो कई सारे जनजातीय त्योहार हैं, जैसे सुलुंग है, मोपेन है। ये ज्यादातर कृषि से जुड़े हुए हैं। और लोसर भी है। लोसर तो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नया साल होता है। ड्री, चलो लोकू, ये सब भी अरुणाचल की ही पहचान है। और पूर्वोत्तर में ही अगर असम की बात करें तो पहला नाम दिमाग में बिहू का ही आता है। ये तो सबसे खास है वहाँ का, है ना? निश्चित रूप से। बिहू तो मतलब असम की जान है। पर बिहू भी असल में 3 अलग-अलग त्योहार हैं। अच्छा। 3। हाँ। एक है रोंगाली या बोहाग बिहू, जो वसंत और नए साल का प्रतीक है। फिर है भोगाली या माघ बिहू, ये फसल कटाई के समय का है। और तीसरा है कुंगाली या काटी बिहू, ये थोड़ा संयम और कम फसल वाला समय होता है। अरे वाह, ये तो काफी विस्तृत है। बिल्कुल।
और सिर्फ बिहू ही नहीं, असम में कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर माजुली द्वीप का अपना उत्सव है। और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बैशागु, रोंगकेर, मेदम मेफी जैसे त्योहार। मतलब असम की संस्कृति बहुत समृद्ध है। ये तो है। चलिए अब थोड़ा मैदानी इलाकों में आते हैं, बिहार की तरफ। छठ पूजा, इसका तो मतलब एक अलग ही स्थान है। हाँ, छठ पूजा तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पहचान है। सूर्य देव की उपासना का पर्व है ये। सही। छठ के अलावा भी हैं, जैसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा, बिहुला पर्व है, और सोनपुर पशु मेला, वो तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और राजगीर महोत्सव भी होता है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़, वहाँ का दशहरा वो काफी अनोखा माना जाता है। बिल्कुल सही। बस्तर दशहरा सामान्य दशहरे जैसा नहीं है। ये तो 75 दिनों तक चलता है। 75 दिन? हाँ, और इसमें राम रावण कथा की जगह स्थानीय देवी देवताओं की पूजा मुख्य होती है। दंतेश्वरी देवी की पूजा। इसके अलावा हरेली, पोला, मड़ई जैसे त्योहार भी हैं जो कृषि और आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं। गोंचा, कर्मा भी वहीं के हैं। चलिए अब थोड़ा तटीय राज्य गोवा की तरफ चलते हैं। गोवा का नाम आते ही कार्निवल और आजकल सनबर्न फेस्टिवल याद आता है। हाँ, वो तो है ही, खासकर युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन गोवा की जो अपनी स्थानीय संस्कृति है वो शिगमो जैसे वसंतोत्सव में दिखती है। शिगमो? हाँ, शिगमो। और मॉनसून में साओ जाओ मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बॉन्डरम है, थ्री किंग्स फेस्टिवल है, ये सब गोवा के अपने रंग हैं। ग्रेप एस्केपेड भी होता है। अच्छा, अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का रण उत्सव, कच्छ का रण उत्सव, वो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस हो गया है। मेरा नृत्य महोत्सव होता है। माधोपुर मेला है, शामलाजी मेला, वॉठा मेला, ये सब गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। हरियाणा का क्या? सूरजकुंड मेला काफी मशहूर है शायद। हाँ, सूरजकुंड मेला तो एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल भी होता है। और जो स्थानीय लोक परंपराएं हैं उनमें गुग्गा नौमी और गणगौर जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ शायद लोसर यहाँ भी होता है। हाँ, लोसर तो तिब्बती प्रभाव वाले कई क्षेत्रों में है। हिमाचल में हल्दा और साजो जैसे त्योहार भी नए साल से जुड़े हैं। और चंबा का मिंजर मेला वो बहुत प्रसिद्ध है। मिंजर मेला, हाँ। और फुलाइच, जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, पोरी त्योहार, सैर, चैत्रोल, ये सब हिमाचल की घाटियों के अपने उत्सव हैं। ठीक है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वसंत में वो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है ना? हाँ, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल बहुत खूबसूरत होता है। और डल झील में शिकारा फेस्टिवल, ये पर्यटन के लिए भी काफी अहम है। बिल्कुल। अब झारखंड, यहाँ आदिवासी संस्कृति का प्रभाव ज्यादा होगा शायद। निश्चित रूप से झारखंड की आत्मा उसकी आदिवासी संस्कृति में बसती है। सरहुल, जो प्रकृति पूजा का पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। करम उत्सव है, जावा, सोराई, भगत परब, टुसु परब, रोहिणी, ये सब त्योहार यहाँ की संस्कृति की झलक देते हैं। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटक, हम्पी उत्सव, ये तो ऐतिहासिक है। हाँ, हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाता है, बहुत भव्य होता है। और कंबाला, वो जो पारंपरिक भैंसों की दौड़ होती है। हाँ हाँ, देखा है। इसके अलावा श्रवणबेलगोला में हर 12 साल पर महामस्तकाभिषेक होता है। पतद्दकल का शास्त्रीय नृत्य महोत्सव है। उगादी, जो कन्नड़ नववर्ष है, वो तो है ही। केल्पोहूद, डोम्बे हब्बा, गौरी हब्बा, करगा जैसे और भी कई उत्सव हैं। अब आते हैं केरल, गॉड जोन कंट्री। यहाँ का त्रिशूरपुरम हाथियों की परेड के लिए बहुत फेमस है। बहुत ज्यादा। त्रिशूरपुरम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, खासकर वो हाथियों का जमावड़ा। लेकिन केरल में ओणम सबसे बड़ा त्योहार है, फसल कटाई का। ओणम, हाँ। फिर विशु है, जो मलयाली नववर्ष है। थेयम, वो एक बहुत ही रंगारंग और अद्भुत अनुष्ठानिक नृत्य है। प्रसिद्ध वल्लम काली, मतलब नौका दौड़, बोट रेस। हाँ वही। और सबरीमाला का मकर विलक्कू पर्व। अट्टुकल पोंगल भी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। पैनकुनी, आरट्टू, निशागंधी फेस्टिवल भी होते हैं। बहुत सारे हैं केरला में भी। और अंत में लद्दाख, यहाँ तो बौद्ध संस्कृति का प्रभाव साफ दिखता होगा। बिल्कुल, लद्दाख में बौद्ध धर्म और संस्कृति का गहरा प्रभाव है। हेमिस महोत्सव, जो गुरु पद्म संभव को समर्पित है, ये शायद वहां का सबसे बड़ा मठ उत्सव है। हेमिस? हाँ। फिर साका दावा, जो बुद्ध पूर्णिमा के आसपास होता है।
और लोसर यानी तिब्बती नववर्ष ये लद्दाख के प्रमुख त्योहार है। वाह, तो ये तो भारत के कुछ ही राज्यों के प्रमुख त्योहारों की एक झलक थी। मतलब कितनी ज्यादा विविधता है, कितने रंग है। सचमुच हर त्योहार की अपनी कहानी, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं हैं और यही जो विविधता है, यही भारत की असली पहचान और खूबसूरती है। परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इन त्योहारों का जो सांस्कृतिक महत्व है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस चीज का प्रतीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ याद करने वाले नाम नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये त्योहार सिर्फ संस्कृति को ही नहीं बचाते, बल्कि स्थानीय कलाओं को, कारीगरों को, समुदायों को और वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी कितना बल देते हैं ना। बिल्कुल। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। चलिए, तो इस जानकारी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें। तो चलिए भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना काफी अहम होता है ना। हाँ बिल्कुल, कि कौन सा त्योहार किस राज्य का है, क्यों मनाया जाता है। अक्सर सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। हाँ, या फिर वो मैच द कॉलम वाले। जी, और कभी-कभी तो सिर्फ नाम नहीं, उसके पीछे की कहानी या मतलब भी जानना जरूरी हो जाता है, खासकर जो थोड़े एनालिटिकल सवाल होते हैं उनके लिए। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि जो जानकारी है उससे इन त्योहारों की मुख्य बातें समझी जाएं। बिल्कुल। जैसे कई बार सुनते हैं लाई होरोबा, अब ये कहाँ का है, क्यों है ना। तो आइए ऐसे ही कुछ त्योहारों को थोड़ा पास से देखते हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। मध्य प्रदेश तो मतलब सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। देखिए, वहाँ भोपाल में लोकरांग उत्सव होता है जो लोक कलाओं को समर्पित है। अच्छा। और खजुराहो नृत्य समारोह, वो तो खैर शास्त्रीय नृत्य का एक बहुत बड़ा मंच है, सब जानते हैं। हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध है। जी, और एक और दिलचस्प त्योहार है वहाँ, भगोरिया हाट। हाँ, इसका जिक्र सुना है। ये सिर्फ मेला नहीं है, मतलब ये भील और भिलाला जनजातियों के लिए जीवन साथी चुनने का एक पारंपरिक अवसर भी माना जाता है। हो, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सामाजिक महत्व भी हुआ इसका मतलब। बिल्कुल। और हाँ, तानसेन संगीत समारोह का जिक्र करना भी जरूरी है। ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत के लिए उसका महत्व बहुत ऊंचा है। सही। अच्छा, अब जरा महाराष्ट्र की तरफ चलें। वहाँ गुड़ी पड़वा तो नए साल के लिए होता है। हाँ, गुड़ी पड़वा नए साल का प्रतीक है। और फिर गणेश चतुर्थी, उसका उत्साह तो मतलब पूरे देश में देखने को मिलता है, पर महाराष्ट्र में तो बात ही अलग है। हाँ, वो तो शायद सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव है वहाँ का। जी बिल्कुल। इसके अलावा मुंबई में वो काला घोड़ा कला महोत्सव होता है। हाँ, आर्ट फेस्टिवल। जी, कला प्रेमियों के लिए बहुत अहम है। अलग अलग तरह की कलाएं वहां देखने को मिलती हैं। और क्योंकि समुद्र तटीय इलाका है, तो नरली पूर्णिमा मछुआरों का एक खास त्योहार है वो। अच्छा, अब थोड़ा पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर का नाम आते ही, जैसा आपने कहा, लाई हरोबा दिमाग में आता है। जी, क्या खासियत है इसकी? देखिए, लाई हरोबा मणिपुर की जो प्राचीन मेती संस्कृति है ना, उसका आईना है एक तरह से। इसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए सृष्टि की रचना और देवताओं का आवाहन किया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पूरी एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। वाह, मतलब काफी गहरा महत्व है इसका। जी, और इसके साथ ही कांग जात्रा और डोल जात्रा भी मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेघालय में वो 100 ढोलों का त्योहार वांगला, ये नाम सुनने में कितना दमदार लगता है। हाँ, है भी वैसा ही। वांगला असल में गारो जनजाति का फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला धन्यवाद उत्सव है। और इसमें एक साथ 100 ढोल बजाए जाते हैं। 100 ढोल एक साथ? जी हाँ, ये उनकी सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति जो उनका आभार है, उसका प्रतीक है। इसके अलावा नोंगक्रेम और बेहदीन खलम भी हैं, जो खासी और जयंतियां जनजातियों के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। अद्भुत। और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसे तो त्योहारों का त्योहार कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। वो इसलिए क्योंकि ये दिसंबर में होता है और नागालैंड की लगभग सभी प्रमुख जनजातियों को एक ही मंच पर ले आता है। अच्छा। हाँ, वहाँ उनकी कला, उनके नृत्य, पारंपरिक खेल, खाना, सब कुछ देखने को मिलता है। ये राज्य की जो विविध सांस्कृतिक विरासत है ना, उसको दिखाता है। और सेक्रेनी और मुआत्सु मोंग भी वहाँ के महत्वपूर्ण जनजातीय उत्सव हैं। चलिए अब जरा ओडिशा चलते हैं।
पुरी की रथ यात्रा, हाँ, उसकी भव्यता तो मतलब जग जाहिर है। निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। सही बात है। ओडिशा में और भी हैं, जैसे नुआखाई। हम्म। ये नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। कृषि का महत्व दिखाता है ये त्योहार। हाँ, नुआखाई। जी। फिर कोणार्क महोत्सव है, जहाँ शास्त्रीय नृत्य और संगीत का संगम होता है। और छऊ, वो एक पारंपरिक मुखौटा नृत्य है जो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। अब आते हैं पंजाब पर। लोहड़ी और बैसाखी का जिक्र तो आता ही है। हाँ, लोहड़ी सर्दियों के अंत और फसल की बुवाई से जुड़ा है, और बैसाखी तो फसल कटाई और सिख नववर्ष दोनों का प्रतीक है। जोश देखते ही बनता है वहाँ। बिल्कुल। और हाँ, होला मोहल्ला भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था इसे, और ये सिख समुदाय के शौर्य और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करता है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो? वहाँ के मेले बड़े मशहूर हैं। पुष्कर मेला, गणगौर। हाँ। पुष्कर मेला तो सिर्फ ऊंटों का मेला नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है, और उसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। पवित्र पुष्कर झील के किनारे लगता है। जी। भगवती की पूजा करती हैं। फिर जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल है, नागौर का पशु मेला है। राजस्थान की रंगीन संस्कृति की झलक मिलती है इनमें। सही कहा। अच्छा, सिक्किम में लोसर और लुसुंग का जिक्र आता है। ये किन समुदायों से जुड़े हैं? लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष है, और लुसुंग भूटिया समुदाय का नववर्ष और फसल कटाई का उत्सव है। दोनों ही बौद्ध संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। बौद्ध संस्कृति से? जी। और वहाँ सागा दावा भी मनाया जाता है, जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है। बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है ये दिन। अच्छा, अब जरा दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु का पोंगल तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, पोंगल तो 4 दिन चलता है। फसल उत्सव है ये। भोगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानू पोंगल। हर दिन का अपना अलग महत्व है। 4 दिन? जी। और इसी समय वो जलीकट्टू का आयोजन भी होता है, जिसपे काफी चर्चा भी रहती है। हाँ हाँ। इसके अलावा थाईकसन है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है, और पुथांडु, जो तमिल नववर्ष है। ठीक है। और तेलंगाना, वहाँ बोनालू और बतुकम्मा जैसे नाम सुनने में आते हैं। ये क्या है? बुनालू एक तरह का धन्यवाद त्योहार है, जिसमें देवी महाकाली को विशेष भोजन, जिसे बोनम कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। अच्छा, बोनम। जी। और बथुकम्मा तो बहुत ही अनोखा फूलों का त्योहार है। महिलाएं फूलों से ऐसी शंकु के आकार की संरचनाएं बनाती हैं और फिर उनके चारों ओर पारंपरिक नृत्य करती हैं। बहुत रंगीन होता है। फूलों का त्योहार, ये तो वाकई अलग है। हाँ, और एक और है मेदारम जात्रा। इसे सम्मक्का सारक्का जात्रा भी कहते हैं। कहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। सबसे बड़ा जनजातीय मेला एशिया का? ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ। चलिए आखिर में पश्चिम बंगाल चलते हैं। वहाँ दुर्गा पूजा की धूम तो सब जानते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, वो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। उसमें कला, समुदाय, उत्सव सबका एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इसके अलावा बंगाली नववर्ष यानी पोयला बैसाख, वो भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। और शांति निकेतन का पौष मेला, जो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है, वो भी वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। वाकई भारत तो त्योहारों का देश है। हर राज्य की अपनी एक अनूठी पहचान, अपनी एक झलक इन उत्सवों में दिखती है। कहीं फसल, कहीं मौसम, कहीं इतिहास, कहीं आस्था, सबका संगम है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे ये इतने सारे अलग अलग त्योहार, जो अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों से जुड़े हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भारत की उस भावना को दर्शाते हैं जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं, है ना? सही कहा। ये विविधता ही तो हमारी ताकत है। जी। तो ये सवाल उठता है कि इन विविध उत्सवों का मनाया जाना हमारी साझा विरासत को किस तरह और ज्यादा मजबूत करता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अब मेरा अगला